गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एग्रीकल्चर के सेकेंड पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। पिछले कक्षा में हम लोगों ने मेजर फूड ग्रेन्स में व्हीट एंड राइस के बारे में पढ़ा था, तो आज हम चर्चा करेंगे अदर मेजर फूड ग्रेन्स। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं मिलेट्स। मिलेट्स आफ्टर rice, wheat, then third millets. These grains are known as coarse grain. They have high nutritional value. यहाँ पे these grains are known as coarse grain. यहाँ पे मैं बता दूं what is the meaning of coarse. coarse का मतलब होता है खुरदुरा। खुरदुरा या यूं आप कह लीजिए मोटा, मोटा या खुरदुरा। तो जब आप मिलेट्स के जो ग्रेन्स देखोगे, वो जो ग्रेन्स है वो उतने स्मूथ नहीं रहते, उनका सरफेस जो है वो उतना स्मूथ नहीं रहता, इसीलिए इनको कोर्स ग्रेन कहा गया है। देन सेकेंड, दे हैव हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। इनका जो बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू रहता है, फॉर एग्जाम्पल आयरन, कैल्शियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये मैंने आपको बता दिया व्हाट आर द क्वालिटीज, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दैट मिलेट फूड ग्रेन्स। देन कम टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिलेट फूड ग्रेन्स। क्या क्या डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिलेट फूड ग्रेन्स है उसमें मैं आपको बता दूं। द फर्स्ट वन इज जवार, द सेकेंड वन इज बाजरा एंड द थर्ड वन इज रागी। ये तीन जो है इट कम अंडर मिलेट्स। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जवार। व्हाट इज जवार? जवार क्या है? फर्स्ट इसके पहले हमने बताया था राइस एंड व्हीट, तो यहां पे मैं बता दूं जवार के बारे में। इट इज द थर्ड most important grain in respect with production and area. It is the third most important grain in respect with production and area. इसका प्रोडक्शन भी जो है वो बहुत ज्यादा होता है, और एरिया मतलब कितने ज्यादा क्षेत्रफल में, एरिया में इनका प्रोडक्शन किया जाता है। तो अभी आप किस बारे में आप ये सोच रहे होंगे कि ये थर्ड है, तो फर्स्ट और सेकंड कौन कौन से ग्रेन्स होंगे? तो डेफिनेटली वो होगा राइस एंड व्हीट। देन इसका सेकंड है, इट इज रेन फेड क्रॉप। रेन फेड क्रॉप का मतलब क्या है? इसका मतलब है ये इस तरह की जो कृषि होती है वो वर्षा पे डिपेंड होती है। जब कोई भी कृषि वर्षा पे डिपेंड होगी तो उसको इरिगेशन की जरूरत होगी? नहीं, तो इसको इरिगेशन की जरूरत, सिंचाई, आर्टिफिशियल मतलब सिंचाई। वर्षा के बाद जो है यदि वर्षा नहीं हुई, कम हुई, तो हम लोग इरिगेट करते हैं। इरिगेट कभी नदियों के पानी से किया जाता है, या वेल से किया जाता है, या ट्यूबवेल से किया जाता है, या कैनाल से किया जाता है। लेकिन इस तरह के जो क्रॉप है इनको सिंचाई की या इरिगेशन की आवश्यकता नहीं होती है। देन इट ग्रोस in moist area. It grows in moist area. जो एरिया में थोड़ी नमी रहती है उस एरिया में इस तरह के फसल जो है, इस तरह के क्रॉप जो है वो ग्रो किए जाते हैं। स्टेट्स आर महाराष्ट्र, देन मध्य प्रदेश, देन कर्नाटका एक्सेट्रा। सो यहाँ पे जवार जो है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होता है, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका।
अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं बाजरा। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बाजरा के लिए कौन सी सॉइल जो है मोस्ट सूटेबल सॉइल है। तो द मोस्ट सूटेबल सॉइल इज दैट इज सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल। सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल। अब यहाँ पे जैसे ही हम बात करते हैं इट ग्रोज इन सैंडी सॉइल, तो आपको तुरंत ही दिमाग में आना चाहिए कि इंडिया के कौन से स्टेट का जो पार्ट है वो सैंडी सॉइल का पार्ट है, तो डेफिनेटली इट इज राजस्थान। सो यू राइट द मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट राजस्थान, देन सेकेंड महाराष्ट्र, then Gujarat, okay, then Haryana and Haryana. So सबसे ज्यादा बाजरा जो है the major producer of बाजरा is राजस्थान, followed by महाराष्ट्र, गुजरात and हरियाणा। नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है that is रागी। It is full of आयरन एंड कैल्शियम, इसीलिए इसका न्यूट्रिशियस वैल्यूज कैसा रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। देन सेकंड आ जाता है कौन कौन सी सॉइल में ये ग्रो किया जाता है, तो इट ग्रोज इन ब्लैक, रेड, सैंडी, शैलो ब्लैक सॉइल। ओके, तो ये ब्लैक, रेड, सैंडी एंड शैलो ब्लैक सॉइल। अब यहां पे आ जाता है कौन कौन से स्टेट में इसका प्रोडक्शन होता है, तो इसका स्टेट्स है, स्टेट्स कर्नाटका इज द लीडिंग स्टेट। याद रखिएगा रागी के लिए कर्नाटका मेन लीडिंग स्टेट है, फॉलोड बाय तमिलनाडु, देन आप और आगे आ जाइए उत्तराखंड, शॉर्ट में मैं इसको लिखती हूं यूके, देन इसके बाद आप आ जाइए सिक्किम एंड नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए अरुणाचल प्रदेश। सो कर्नाटका में सबसे ज्यादा रागी का प्रोडक्शन होता है, तमिलनाडु, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। देन अब हम नेक्स्ट क्रॉप पे आ जाते हैं, दैट इज मेज। दैट इज मेज। अब मेज को हिंदी में यदि मैं बोलूं तो इसको हिंदी में कहते हैं मक्का। अब सबसे पहले मैंने प्रीवियस क्लास में आपसे चर्चा की थी, मेज जो प्रोडक्शन है टू पर्पस के लिए किया जाता है, मतलब हमारे फूड के पर्पस के लिए भी होता है, एंड सेकेंड इट इज यूज्ड एज द फॉडर फॉर एनिमल। तो यहाँ पे जो है इसका दो पर्पस हो गया, एज फूड एज वेल एज फॉडर। देन इट इज टोटली खरीफ क्रॉप। ये कौन सा क्रॉप है, टोटली खरीफ क्रॉप, ठीक है। देन सेकेंड, इसके लिए जो टेम्परेचर है इट नीड 21 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर, इसको टेम्परेचर चाहिए। देन थर्ड है, यहां पे मैंने आपको बताया खरीफ क्या क्रॉप है, अरे मेज कौन सी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, लेकिन बिहार में इट ग्रोज एज
रबी क्रॉप इन बिहार। याद रखिएगा, बेसिकली ये खरीफ क्रॉप है, लेकिन रबी में इसको एज ए बिहार में इसको एज ए रबी क्रॉप ग्रो किया जाता है। देन फोर्थ, इसके जो है प्रोडक्शन के लिए जितनी भी मॉडर्न फार्मिंग जो प्रैक्टिस है उसकी जरूरत होती है। मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिस मींस आपको जो है HYV सीड्स भी चाहिए, देन सेकेंड फर्टिलाइजर भी चाहिए, ओके, देन इरिगेशन भी चाहिए, फॉर गुड प्रोडक्शन। देन इसके बाद आपका आ जाता है फिफ्थ, कौन कौन से स्टेट में इसका प्रोडक्शन किया जाता है, तो दैट आर कर्नाटका, देन बिहार, देन इसके बाद आ जाएगा उत्तर प्रदेश, एंड मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। अदर देन ग्रेन्स मतलब, ग्रेन्स मतलब अनाज, ये सब अनाज में नहीं आते हैं, जो अब हम पढ़ेंगे वो ग्रेन्स में नहीं आते। तो उसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे शुगर केन। द फर्स्ट वन इज शुगर केन। सबसे पहले शुगर केन में मैं बताऊंगी, इट ग्रोज इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। अब यहाँ पे मैंने बताया था इट ग्रोज इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। व्हाट डू मीन बाय ट्रॉपिकल? यहाँ पे आपके दिमाग में ये, मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है। ट्रॉपिकल का मतलब होता है इन द ट्रॉपिकल रीजन थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे 12 महीने द टेम्परेचर इज ऑलवेज great more than 18 degree Celsius temperature. ओके, ट्रॉपिकल रीजन का मतलब होता है पूरे थ्रू आउट द ईयर, पूरे 12 महीने वहां का टेम्परेचर कैसा रहेगा, 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहेगा। तो इसका मतलब शुगर केन को कैसा टेम्परेचर चाहिए, अच्छा टेम्परेचर चाहिए। कम टेम्परेचर में शुगर केन का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज इट नीड्स 21 डिग्री टू 27 डिग्री ऑफ टेम्परेचर ऑफ इसका मतलब शुगर केन को कितना टेम्परेचर चाहिए, 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस, ओके, ऑफ टेम्परेचर। देन सेकंड आपका आ जाता है रेनफॉल। इसको कितना रेनफॉल चाहिए, देन रेनफॉल कैसा चाहिए, इसको बहुत अच्छा रेनफॉल चाहिए, हैवी। ट्रॉपिकल रीजन में वैसे ही रेनफॉल होता है, तो इसीलिए तो ट्रॉपिकल रीजन में इसका प्रोडक्शन होता है। तो रेनफॉल इसको चाहिए 75 टू 100 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल, एनुअल लिखना मत भूलिएगा कभी, एनुअल रेनफॉल, ओके, 75 टू 100 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। याद रखिएगा ट्रॉपिकल रीजन में अच्छी बारिश होती है। देन थर्ड, इसके जो मेंटेनेंस के लिए आपको मैनुअल लेबर की ज्यादा जरूरत होती है। हमेशा जो है ये सिंगल पर्सन इसका जो है फार्मिंग नहीं कर सकता है, इसमें मैन पावर ज्यादा होते हैं, लगाना पड़ता है। इसीलिए जो है इट नीड मैनुअल लेबर, इट नीड मैनुअल लेबर, इंसान की जो है जरूरत होती है। सिर्फ मशीन के थ्रू इसकी हम जो फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज
आर द स्टेट्स, कौन कौन से स्टेट्स प्रोड्यूस करते हैं शुगर केन। याद रखिएगा शुगर केन जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। द फर्स्ट वन इज उत्तर प्रदेश, देन महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, हियर मैं शॉर्ट में लिख रही यूपी, देन तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, एक्सेट्रा। ठीक है, इतना याद कर ले काफी है। तो स्टेट्स जो है मेजर प्रोड्यूसर जो है स्टेट्स है उत्तर प्रदेश, फॉलोड बाय तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, एक्सेट्रा। सो ये मैंने आपको शुगर केन के बारे में बता दिया। फर्स्ट वन, ये जो है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में होता है। ट्रॉपिकल का मतलब है जहां पे टेम्परेचर हमेशा 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। देन इसको रेनफॉल जो है 75 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, और शुगर केन को प्रोडक्शन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए दैट इज 21 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, देन कम टू नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट हम आ जाते हैं ऑयल सीड्स। इससे ही मालूम हो रहा है कि जिस सीड से हम ऑयल बनाते हैं दैट इज ऑयल सीड्स। अब यहाँ पे हम बता दें ऑयल सीड्स का जो प्रोडक्शन है इंडिया में, जितना भी एग्रीकल्चरल एरिया है उस एग्रीकल्चरल एरिया का 12% एरिया में ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन किया जाता है। इसका मतलब बहुत ज्यादा होता है। 12% of the total agricultural area is used for production of oil seeds. अब यहाँ पे कौन कौन से ऑयल सीड्स है उसका मैं बता दूं। पहला आ जाएगा मस्टर्ड, देन आ जाएगा सनफ्लावर, ओके, देन आ जाएगा आपका कोकोनट, देन इसके बाद आपका आ जाएगा सीसमम, देन आपका आ जाएगा कैस्टर, देन इसके बाद आपका आ जाएगा ग्राउंड नट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है सबको पता है, हम लोगों को सबको पता है मस्टर्ड से भी ऑयल बनाते हैं, सनफ्लावर, कोकोनट, then sesame, then castor, groundnut. These all seeds are used to make oil for our food purpose. लेकिन यहाँ फूड पर्पस के अलावा भी जो है ऑयल सीड्स यूज किया जाता है। किस किस पर्पस है? पहला आपका आ जाएगा फॉर मेकिंग ऑफ सोप, फॉर मेकिंग ऑफ बॉडी लोशन and medicine purpose also, medicinal purpose। ठीक है, तो तेल भी बनता है, सोप भी बनता है, बॉडी लोशन भी बनता है, एंड सम सीड्स आर यूज्ड टू मेक यूज फॉर मेकिंग ऑफ मेडिसिन। हाँ, देन नेक्स्ट आपका हो जाएगा टी। अब यहाँ पे टी जो है ये ओरिजिनली जो है ब्रिटिशर्स ब्रॉड टी टू इंडिया। ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने इंडिया में ये टी लेकर आए थे, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज बेवरेज फूड। बेवरेज फूड। अब यहाँ पे आपको ये जानना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेवरेज। बेवरेज का मतलब है लिक्विड फूड। बेवरेज का मतलब है इट इज लिक्विड फूड आइटम बट अदर देन वाटर। अब यहाँ पे टी को भी हम लोग लिक्विड रूप में, लिक्विड फॉर्म में पीते हैं, सो इट इज बेवरेज फूड। सो इट इज अ लिक्विड फूड आइटम अदर देन वाटर। देन सेकेंड आपका टी में आ जाएगा कि इसके लिए, टी के लिए जो है उसको बहुत ही कूल वेदर चाहिए। कैसा वेदर चाहिए? बहुत ही कूल वेदर चाहिए, एंड ये भी जो है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में ग्रो होता है। इट ग्रोस इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज।
ठीक है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया। इसकी और एक खासियत है, इसका जो सॉइल होता है वो सॉइल बहुत ही फर्टाइल सॉइल होना चाहिए एंड दैट इज फुल ऑफ ह्यूमस। वो फर्टाइल का जो है क्वालिटी होना चाहिए, द सॉइल मस्ट बी फर्टाइल विथ ह्यूमस, ठीक है। देन इसके बाद आ जाता है कौन कौन से हाँ, इसमें और एक आ जाता है, इसमें जो है इसका जो वेल ड्रेन्ड सॉइल होना चाहिए, मतलब पानी वहां पे रुकनी नहीं चाहिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल होना चाहिए। देन नेक्स्ट आ जाता है स्टेट्स, किस किस स्टेट्स में ये प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसके पहले क्लास में मैंने बताया था कि टी जो है आप यदि ले लोगे वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। अब वेस्ट बंगाल जो है उस रीजन में दार्जिलिंग की जो टी है इट इज very famous in world also. So Darjeeling tea is very famous in the world. These are some points of tea. Now come to the next, coffee. बंद करो। Coffee. India produce about 4% of the world coffee. बहुत कम कॉफी प्रोड्यूस करता है, बाकी सारे जितने भी क्रॉप्स हैं या ग्रेन्स हैं जितने भी, वो इंडिया का प्रोडक्शन उसमें बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन कॉफी का प्रोडक्शन उसका सिर्फ वर्ल्ड में वो 4% खाली ग्रो करता है। देन ओनली 4% ऑफ द वर्ल्ड कॉफी। देन सेकेंड आपका ये आ जाता है कॉफी जो है it is world Indian coffee that is Arabic, एक मिनट, Arabica coffee is worldwide famous for its flavor। ये इंडिया में होता है, दैट इज अरेबिका कॉफी, और ये अरेबिका कॉफी जो है ये पूरे वर्ल्ड में जो है अपने फ्लेवर की वजह से बहुत ज्यादा ही फेमस है। एंड इसके बारे में बता दूं कि ये जो अरेबिका कॉफी है ये हमारे भूदान बाबा एक थे, वो भूदान बाबा यमन कंट्री से सिर्फ उस कॉफी की 4 सीड्स लेकर आए थे, और वो टोटल जो 4 सीड्स है उन्होंने जो यहाँ के नीलगिरी हिल्स, कर्नाटक और तमिलनाडु के जो नीलगिरी हिल्स है उस नीलगिरी हिल्स में उन्होंने वो 4 सीड लगाया था, और उन्हीं के कंट्रीब्यूशन से आज हम अरेबिका कॉफी का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं बता दूं किस किस स्टेट्स में ये ग्रो होता है। इसके पहले भी मैंने बताया था, कर्नाटका का जो नीलगिरी हिल्स, यहाँ पे कॉफी का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा मात्रा में किया जाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नॉन फूड क्रॉप्स, जिसको खाया नहीं जाता है। उसमें द फर्स्ट वन इज रबर। रबर जो है नॉन फूड क्रॉप में आता है। सबसे पहले किस रीजन में या किस एरिया में इसका प्रोडक्शन किया जाता है? इट ग्रोज इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया। ठीक है, ट्रॉपिकल मतलब जहां पे ज्यादा बारिश होती है। ट्रॉपिकल एरिया में इक्वेटर के पास भी इसका ग्रो बहुत अच्छा किया जाता है। देन सेकेंड, इसको जो है कितनी बारिश चाहिए, याद रखिएगा बहुत ही हाईएस्ट रेनफॉल इसके लिए जरूरत होती है, दैट इज मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल
ईयरली, एनुअल रेनफॉल, यहाँ का लिख दीजिए एनुअल रेनफॉल। तो अब तक जितना भी हम लोगों ने क्रॉप पढ़ा, क्रॉप के बारे में पढ़ा, उसमें किसी को भी 200 सेंटीमीटर तक की बारिश नहीं चाहिए थी, लेकिन रबर एक ऐसा क्रॉप है जिसको मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ बारिश चाहिए, और उसी में जो है ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में ही रबर का प्रोडक्शन किया जाता है। एंड मैंने इसके पहले आपको फिर बताया था ट्रॉपिकल एरिया का जो टेम्परेचर होता है इट्स ऑलवेज अबव 18, सो इट नीड 25 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। इससे कम टेम्परेचर में रबर का प्रोडक्शन नहीं किया जाएगा। देन इसके बाद ये फूड क्रॉप नहीं है, तो इसका प्रोडक्शन एज ए रॉ मटेरियल फॉर किसके लिए किया जाता है? इंडस्ट्री, फॉर इंडस्ट्री, ठीक है। इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल भेजा जाता है, वहां पे इसका फाइनल गुड्स तैयार किया जाता है। नेक्स्ट, नियर अबाउट 44% of its total production is used for making tires and tire tube। देखिए हमने इसके पहले भी बताया था कि ये मैक्सिमम जो है यूज रॉ मटेरियल से होता है, एंड वो रॉ मटेरियल जो है वो इंडस्ट्री में जाता है फॉर मेकिंग ऑफ फाइनल गुड्स। तो 44% जो टायर है, 44% जो रबर है, उसका यूज आपके टायर्स एंड टायर ट्यूब्स को बनाने में किया जाता है। जो आजकल आप लोग देखते हो जितने भी टायर्स बन रहे हैं दैट आर मेड ऑफ रबर्स। ओके, इसके बाद नेक्स्ट एक पॉइंट आ जाता है, इंडिया पोजीशन क्या है? इंडिया का पोजीशन है, इंडिया 5th रैंक में है। इंडिया रैंक 5th इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। किस फील्ड में? रबर बनाने के फील्ड में। ओके, इन मेकिंग इन प्रोडक्शन ऑफ रबर, इन प्रोडक्शन ऑफ रबर। सो दीज आर सम पॉइंट्स ऑफ रबर प्लांटेशन। ये इसको मैं और एक बोल दो, इट इज ए काइंड ऑफ प्लांटेशन। ये प्लांटेशन में आता है, इट इज अ प्लांटेशन, वन काइंड ऑफ क्रॉप ग्रोन in a big piece of land, that is plantation. Cotton, India is believed to be the home of cotton plant. सब इसका मतलब क्या है? सबसे पहला जो कॉटन के इंडस्ट्रीज थे या कॉटन का जो प्रोडक्शन हुआ था सबसे पहला इंडिया में हुआ था। इंडिया इज कंसीडर्ड as the home of cotton plant। Okay, अब यहां पे आ जाता है सेकंड, ये कॉटन प्लांट जो है, कॉटन जो है इट इज ऑल्सो यूज्ड एज रॉ मटेरियल। ओके, किसके लिए? फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, है कि नहीं? कपड़े बनते हैं, कॉटन के कपड़े बनते हैं। देन सेकंड आ जाएगा आपका, इसका कभी भी याद रखिएगा, कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज ब्लैक सॉइल में होता है। किस में होता है? ब्लैक सॉइल। ये सॉइल को छोड़ के किसी भी सॉइल में कॉटन का आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो। एंड जो ब्लैक सॉइल है इसको हम लोग कहते हैं कि इसको सेल्फ फ्लोइंग सॉइल है। सेल्फ फ्लोइंग मतलब जब सूखा का मौसम होता है इसमें दरारें आ जाती हैं, और जब वो हल्का बारिश जैसे ही पड़ता है वो दरारें अपने आप क्या होती है? बंद हो जाती है। तो इसको सेल्फ फ्लोइंग जो है सॉइल भी कहा जाता है। एंड द थर्ड वन इज, इंडिया का जो रैंक है दैट थर्ड रैंक किस फील्ड में? प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, प्रोड्यूसिंग इन कॉटन। ओके, प्रोड्यूसिंग इन
रबर में मैंने बताया था 5th पोजीशन, इंडिया का 3rd पोजीशन प्रोड्यूसिंग इन कॉटन इन द वर्ल्ड रैंकिंग। किसमें? वर्ल्ड रैंकिंग में, इन वर्ल्ड रैंकिंग। ओके, अब इसको क्लाइमेट कैसा चाहिए, टेम्परेचर कैसा चाहिए? इसको बहुत ही अच्छा टेम्परेचर चाहिए। कैसा? बहुत ही अच्छा टेम्परेचर चाहिए, मीन्स इसको सनलाइट अच्छी चाहिए। एंड 365 डेज होते हैं ना एक ईयर में, लेकिन उस 365 डेज में जो 210 डेज है, उस पूरे डेज में इसको फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्रॉस्ट फ्री। फ्रॉस्ट फ्री मतलब बिल्कुल वहां पे बर्फ नहीं जमनी चाहिए और मौसम एकदम शुष्क होना चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो क्रॉप हमारा फेल्योर हो जाएगा। तो 210 डेज फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए, बिल्कुल वहां पे बर्फ जमी नहीं होनी चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, तभी जाके हमारा जो कॉटन प्रोडक्शन है वो एक हेल्दी प्रोडक्शन होगा। देन इसके बाद इसमें आ जाता है स्टेट्स, कौन कौन से स्टेट्स में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। तो अभी सबसे पहले इसका मैं स्टेट बोलूं, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। गुजरात, इसको मैं बता दूं, ब्लैक सॉइल, याद रखिएगा इसको, इसका जो प्रोडक्शन है ओनली गुड फॉर ब्लैक सॉइल। तो जो जो स्टेट में ब्लैक सॉइल है उस स्टेट का नाम, तो गुजरात के नीचे में ब्लैक सॉइल है, देन महाराष्ट्र में भी है, देन इसके बाद आप आ जाइए मध्य प्रदेश, डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, मध्य प्रदेश, यहां में भी आपको मिलेगा डेक्कन प्लेट्यू, वहां पे भी आपका ब्लैक सॉइल है। देन आप आ जाइए नेक्स्ट आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, these are some states grow cotton plant, okay। then इसके बाद इसके पहले मैंने बच्चों आप लोगों को बताया नहीं था, रबर जो है प्लांटेशन वो कौन कौन से स्टेट्स में होते हैं रबर प्लांटेशन। अंडमान निकोबार जो आइलैंड है, यहाँ पे जो है रबर प्लांटेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, क्योंकि ये हमारा जो है ट्रॉपिकल रीजन में आता है, यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो जितने भी ट्रॉपिकल रीजन में है रबर प्लांटेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो अंडमान निकोबार में भी रबर प्लांटेशन बहुत ज़्यादा होता है। देन आप केरला कह लीजिए, केरला में भी रबर प्लांटेशन बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है। तो यहाँ पे मैं कॉटन के बारे में मैंने आपको बता दिए। नाउ कम टू जूट। नेक्स्ट आपका फाइबर क्रॉप होगा, दैट इज जूट। इट इज नोन एज गोल्डन फाइबर। आपने कभी ध्यान दिया होगा, जितने भी जूट के जो प्रोडक्ट है वो किस कलर के होते हैं? गोल्डन कलर के होते हैं, इसलिए उसका नाम गोल्डन फाइबर दिया गया है। देन सेकंड है नीड हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। जैसे ही जूट की जो फसल है वो ग्रोइंग सीजन में होता है, ग्रोथ सीजन में होता है, तो उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है। एंड द थर्ड वन इज कौन कौन से स्टेट में जूट का प्रोडक्शन किया जाता है? वेस्ट बंगाल सबसे मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम एंड उड़ीसा। अभी आप जूट आप लोग देखे होंगे, यहाँ पे आपने जब जर्नी की होगी शिप से या छोटे छोटे बोट्स में, तो जो वो रोप जो फेंका जाता है जिससे शिप बांधी जाती है, दैट रोप इज मेड ऑफ दैट जूट, ओके। तो ये जूट के बैग्स भी बनते हैं। सो जूट जो है रोप्स बनाने के काम आता है, बैग्स बनाने के काम आता है। देन जो गनी बैग्स होते हैं, जो हम लोग कॉमन हिंदी में उसको क्या कहते हैं? बस्ता, है ना। तो दैट गनी बैग्स इज ऑल्सो मेड ऑफ जूट, ओके। देन ये सारे हमारे हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड क्रॉप्स एंड नॉन फूड क्रॉप्स। नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ये किसके द्वारा किया गया है?
गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा किया है। आप लोग जानते हैं 1947 में हम लोगों को आज़ादी मिली थी एंड उसके बाद जो है हमारे देश में जो है फूड क्रॉप जो है प्रोडक्शन इतने ज़्यादा मात्रा में नहीं हो रहे थे, तो गवर्नमेंट ने ड्यूरिंग 1960 एंड 1970 किस चीज का जो है रेवोल्यूशन चलाया था? दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है ना। 1960s एंड 1970s के आसपास चलाया था कि नहीं चलाया था? तो ये किस लिए चलाया था? ग्रीन रेवोल्यूशन का सरकार को जरूरत क्यों पड़ा था? टू बिकम इंडिपेंडेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, मोर प्रोडक्शन। लेकिन जो ग्रीन रेवोल्यूशन सरकार ने चलाया था उसका एक ड्रॉबैक क्या था? कुछ स्टेट्स को इसका जो है बेनिफिट हुआ था, बट कुछ स्टेट्स को इसकी बिल्कुल बेनिफिट नहीं हुई थी। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या था? दे यूज हाई टेक्नोलॉजी, मॉडर्न मेथड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। लेकिन जो स्टेट्स जो है उन जिनको नहीं मिला था उनके उस स्टेट्स में जो है प्रोडक्शन कैसा था? बहुत ही कम प्रोडक्शन था। देन गवर्नमेंट ने अगेन सोचा कि ओके इसको थोड़ा सा रिफॉर्म किया जाए एंड ड्यूरिंग 1980s एंड 1990s इस ईयर के दौरान जो है 80s एंड 19 इस ईयर के दौरान गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स निकाले। किसके लिए? फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स, उनके लिए। एंड उस प्रोग्राम्स में क्या क्या था? द फर्स्ट प्रोग्राम वाज प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड एंड साइक्लोन। पहले क्या होता था, जब किसानों की फसल जब नष्ट हो जाती थी तो उसको या उनको उसके बदले में कोई इंश्योरेंस या बीमा नहीं दिया जाता था, वो लॉस में चले जाते थे। कंपनसेशन जो है सरकार कुछ देती नहीं थी। लेकिन 1980s एंड 1990s में सरकार ने जो है क्रॉप इंश्योरेंस लॉन्च किया, इंट्रोड्यूस किया, और यदि किसी भी नेचुरल डिजास्टर के वजह से यदि क्रॉप नुकसान होता है तो उस क्रॉप के नुकसान पर किसानों को क्या दिया जाएगा? पैसा दिया जाएगा। देन सेकंड था establishment of Grameen Bank cooperative societies for providing loans for the farmers at lower interest rate। अब जो है किसान गरीब थे, किसानों के पास उतने पैसा नहीं थे, तो जो रूरल एरियाज में गांव में जो है बहुत सारे ग्रामीण बैंक खोले गए। इसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज खोली गई और वो ग्रामीण बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटीज किसानों को जो है पैसे देते थे। दे सैंक्शन लोन टू द फार्मर्स। देन थर्ड है किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्रेडिट कार्ड हम लोग सब जानते हैं, ठीक इसी तरह किसान क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम, उनको क्रेडिट कार्ड दिए जाते थे। उस क्रेडिट कार्ड से वो जितनी भी इनपुट्स होते थे, जस्ट लाइक सीड्स, देन फर्टिलाइजर, देन टूल्स, उस क्रेडिट कार्ड से वो लोग खरीदते हैं यूज करके। देन नेक्स्ट है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम। यदि किसी भी कारण दुर्घटनावश यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके बदले में भी उसकी बीमा करवाई जाती थी, उसको फैमिली को पैसे दिए जाते हैं। इसके बाद है स्पेशल वेदर बुलेटिन, एग्रीकल्चरल प्रोग्राम फॉर द फार्मर्स वर इंट्रोड्यूस ऑन रेडियो एंड टेलीविजन। आज भी हम लोग देखते रहते हैं, किसान भाइयों के लिए प्रोग्राम आता रहता है। तो ये प्रोग्राम जो है सरकार ने ही चलाया था, इनके लिए स्पेशल बुलेटिन चलाया जाता है कि फ्यूचर में वेदर कैसा होगा, मौसम कैसा होगा, ताकि किसान लोगों को फ्यूचर की बात वेदर अभी से बता दे, वो समय रहते जो है तैयारी कर ले अपने बचाव के लिए। इसीलिए स्पेशल बुलेटिन ऑन वेदर फोरकास्ट एंड अदर जो है रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से किसानों को पहुंचाया जाता है। एंड देन थर्ड है लास्ट द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू
चेक एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द फार्मर बाय द मिडलमैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP, ये हमेशा हम लोग देखते हैं व्हाट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब ये है जैसे ही किसी भी चीज का सोइंग पीरियड होता है, सपोज ओनियन, प्याज का जो सोइंग पीरियड होगा उसी समय गवर्नमेंट जो है उसका रेट फिक्स कर देगी, ठीक है, इस सीजन में आपके प्याज का हम ये रेट देंगे, सपोज 20 रुपीज kg, ठीक है, 20 रुपीज kg हम आपका प्याज देंगे, हम आपका प्याज लेंगे, किसके लिए, बफर स्टॉक के लिए। बफर स्टॉक मतलब जो बिलो पॉवर्टी लाइन है एंड द पीरियड ऑफ क्राइसिस, गवर्नमेंट जो है वो स्टॉक को संभाल के रखती है गरीबों को बांटने के लिए, एंड इन द पीरियड ऑफ इन द क्राइसिस पीरियड, दैट इज बफर स्टॉक। इसके बाद जो है उनको सोइंग के पहले ही रेट फिक्स कर देती है, और जब किसान का प्रोडक्शन हो जाता है किसान को किसी थर्ड पर्सन या मिडिल मैन के पास जाने की जरूरत नहीं है। किसान पूरा बल्क का जो सामान है, जो प्याज है या अदर जो है क्रॉप है, वो डायरेक्ट उनसे कौन खरीद लेता है, गवर्नमेंट खरीद लेता है, एंड दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ओके, सो यहाँ पर ये आज एग्रीकल्चर चैप्टर का जो हमने डिस्कस किया बच्चों, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन इसमें जो मेजर स्टेट्स है वो थोड़ा सा आप लोगों को बार बार किताब पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके दिमाग में वो हमेशा बना नहीं रहेगा। इसके लिए आपको बार बुक पढ़ने पड़ेंगे कि कैसी क्लाइमेट चाहिए, कैसा टेम्परेचर चाहिए, कौन से रीजन में होता है। तो प्लीज़ आप बुक को ज़रूर रेफ़र कीजिए, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो इसके साथ ही मैं आशा करूँगी कि आप को अच्छा लगा होगा ये क्लास, और अगले क्लास में फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।